चलिए, आज उस पूरे सफर को समझते हैं जो एक नन्हे से बीज को हमारी थाली के खाने में बदल देता है। ये कहानी है एग्रीकल्चर की, यानी हमारी कृषि व्यवस्था की। कभी सोचा है कि एक मामूली सा पौधा आखिर हमारी मेज पर खाना बनकर कैसे पहुंचता है? ये सवाल सुनने में तो बहुत आसान लगता है, पर इसका जवाब एक बहुत ही बड़ी और दिलचस्प व्यवस्था में छुपा है। इसी सवाल से आज की बात शुरू करते हैं। अच्छा, इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए गेहूं की कहानी। सबसे पहले एक किसान गेहूं उगाता है और उसकी कटाई करता है। इसे कहते हैं प्राइमरी एक्टिविटी। फिर उस गेहूं को मिल में ले जाकर आटा बनाया जाता है और उससे ब्रेड बनती है। ये हो गई सेकेंडरी एक्टिविटी। और आखिर में उस ब्रेड को दुकानों तक पहुंचाया जाता है और बेचा जाता है। ये है टर्शरी एक्टिविटी। देखा, एक साधारण सी ब्रेड का ये सफर हमें हमारी दुनिया की 3 सबसे जरूरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में बताता है। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहली और सबसे जरूरी एक्टिविटी से, एग्रीकल्चर, यानी कृषि, जो हमारे जीने का, हमारे वजूद का आधार है। तो ये एग्रीकल्चर या कृषि आखिर है क्या? देखिए, ये शब्द लैटिन भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है। एगर, जिसका मतलब है मिट्टी, और कल्चर, जिसका मतलब है खेती। तो सीधे शब्दों में कहें तो ये मिट्टी को जोतने, फसलें उगाने और साथ ही पशुओं को पालने की कला भी है और विज्ञान भी। और इसका स्केल कितना बड़ा है, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि दुनिया की लगभग 50% आबादी, जी हां, आधी दुनिया सीधे सीधे खेतीबाड़ी के काम में लगी हुई है। ये वाकई में हमारी दुनिया का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। अब ये नक्शा देखिए, ये बहुत कुछ बताता है। इससे साफ पता चलता है कि खेती हर जगह नहीं हो सकती। ये सिर्फ उन्हीं हरे इलाकों में होती है जहां की मिट्टी और जलवायु, यानी मौसम, खेती के लिए सही हो। मतलब इन उपजाऊ जमीनों की कीमत बहुत ज्यादा है। लेकिन एग्रीकल्चर कहना तो आसान है, पर यह अपने आप में एक बहुत बड़ा शब्द है। इसके अंदर खेतीबाड़ी के कई अलग अलग और ख़ास तरह के काम आते हैं। जैसे कि सेरीकल्चर, बड़ा दिलचस्प काम है ये। इसमें रेशम बनाने के लिए रेशम के कीड़ों को पाला जाता है, वो भी कमर्शियल लेवल पे। फिर आता है पिसीकल्चर, जिसे हम मछली पालन भी कहते हैं। इसमें खास तौर पर बनाए गए टैंक और तालाबों में मछलियों को पाला जाता है। और ये वाला तो बहुत लोगों को पसंद आएगा, विटीकल्चर। ये है अंगूर की खास तरह की खेती, जिससे दुनिया भर की वाइन बनती है। और आखिर में है हॉर्टिकल्चर। इसमें सब्जियां, फूल और फल उगाए जाते हैं बेचने के लिए। हम बाजार में जो ताज़ी सब्जियां और फल देखते हैं ना, वो ज़्यादातर इसी की देन है। चलिए, अब अपना नज़रिया थोड़ा बदलते हैं। एक खेत को सिर्फ ज़मीन के टुकड़े की तरह नहीं, बल्कि एक पूरे चलते फिरते सिस्टम की तरह देखते हैं। यही तो एग्रीकल्चर का असली इंजन है। किसी भी फार्मिंग सिस्टम को ना हम 3 आसान हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला, इनपुट्स, यानी वो सारी चीज़ें जो सिस्टम में डाली जाती हैं। दूसरा, प्रोसेस, यानी खेत पर जो काम होता है। और तीसरा, आउटपुट्स, यानी जो नतीजा बाहर आता है। सबसे पहले बात करते हैं इनपुट्स की। इसमें 2 तरह की चीज़ें आती हैं। एक तो कुदरती, जैसे धूप, बारिश और मिट्टी, और दूसरी इंसानों की बनाई हुई, जैसे मशीनें, बीज, खाद और मजदूरों की मेहनत। इनपुट्स तो आ गए, अब बारी है प्रोसेस की। ये वो सारे काम हैं जो खेत पर किए जाते हैं, जैसे कि खेत की जुताई करना, बीज बोना, सिंचाई करना और कीटनाशकों का छिड़काव करना। और जब ये सारे काम हो जाते हैं तो हमें मिलता है आउटपुट। यही इस पूरे सिस्टम का नतीजा है, जैसे कि फसलें, ऊन, दूध या डेयरी के दूसरे प्रोडक्ट्स। यही वो कीमती सामान है जिसके लिए सारी मेहनत की जाती है। अब दुनिया भर की खेती में एक और बहुत बड़े फर्क को समझते हैं, जो इस बात पर निर्भर करता है कि खेती का मकसद क्या है, सिर्फ गुजारा करना या फिर बाजार में बेचना। तो यहाँ 2 तरह की फार्मिंग आमने सामने है। एक तरफ है सबसिस्टेंस फार्मिंग, यानी निर्वाह कृषि, जिसका मकसद सिर्फ किसान और उसके परिवार का पेट भरना होता है। इसमें छोटे खेतों पर घर के लोग ही कम टेक्नोलॉजी के साथ काम करते हैं। और दूसरी तरफ है कमर्शियल फार्मिंग, जिसका सीधा मकसद बाजार में फसल और पशु बेचकर पैसा कमाना है। इसमें बड़े बड़े खेतों पर मशीनों और बहुत सारे पैसे का इस्तेमाल होता है। ये कमर्शियल फार्मिंग भी कई तरह की होती है, जैसे बड़े पैमाने पर गेहूं और मक्के जैसी अनाज की खेती, या फिर मिक्स्ड फार्मिंग, जहां फसल उगाने के साथ साथ पशु भी पाले जाते हैं। और प्लांटेशन तो है ही, जहां बड़े बड़े बागानों में चाय, कॉफी या केले जैसी कोई एक ही फसल उगाई जाती है।
अगली बार सुबह कॉफी पीते हुए याद रखिएगा, ये भी कमर्शियल एग्रीकल्चर का ही एक नतीजा है। चलिए, अब इस बातचीत के आखिरी हिस्से में चलते हैं और उन असली फसलों पर एक नज़र डालते हैं जो ये एग्रीकल्चर सिस्टम पूरी दुनिया के लिए पैदा करते हैं। तो दुनिया की मुख्य फसलों को हम मोटे तौर पर 3 कैटेगरी में देख सकते हैं। पहली हैं खाद्य फसलें, जैसे चावल, गेहूं और बाजरा, जो दुनिया को सबसे ज़्यादा कैलोरी देती हैं। फिर हैं फाइबर फसलें, जैसे कपास और जूट, जिनसे कपड़े और दूसरा सामान बनता है। और आखिर में हैं पेय फसलें, जैसे चाय और कॉफ़ी, जो पूरी दुनिया में व्यापार के लिए उगाई जाती हैं। और जब खाने की बात आती है तो चावल का नाम सबसे पहले आता है। ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल इलाकों में रहने वाले अरबों लोगों का मुख्य भोजन है। इसे उगने के लिए बहुत गर्मी और नमी की जरूरत होती है। अब चावल के बाद बात करते हैं गेहूं की। इसकी कहानी थोड़ी अलग है। इसे मध्यम तापमान चाहिए और कटाई के वक्त तेज धूप की जरूरत होती है। इसीलिए ये दुनिया के टेम्परेट यानी समशीतोष्ण इलाकों के लिए बिल्कुल सही फसल है। तो हमने देखा कि हमारी पूरी दुनिया इन एग्रीकल्चर सिस्टम्स पे कैसे टिकी हुई है। पर एक सवाल सोचना बहुत जरूरी है। जब जलवायु बदल रही है और दुनिया की आबादी लगातार बढ़ रही है, तब इन सिस्टम्स का क्या होगा? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इस विषय के भविष्य के बारे में सोचने पर मजबूर करता है।